हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस डेरिवेशन सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग हर चैप्टर के बोर्ड रिलेटेड डेरिवेशंस कर रहे हैं। और ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स हमारा हो चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चार चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑलरेडी इसका एक सेशन आ चुका जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के सेंटर पे और सर्किल के एक्सिस पर ये दोनों डेरिवेशन कवर कर लिए। और इस सेशन के अंदर हम लोग दो डेरिवेशन और कवर करेंगे, एक तो एम्पियर सर्किटल लॉ और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड वायर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के प्रूफ से। पहले देख लेते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, उसको देखते हैं पहले, फिर उसका हम लोग देखेंगे प्रूफ। एम्पियर सर्किटल लॉ, इसने सिंपल सी एक बात बताई कि भाई अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के रेस्पेक्ट में, और ये होना चाहिए क्लोज सरफेस के लिए, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ये बताया हम लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ कि कहीं पर भी किसी भी लूप के लिए ये जो रिलेशन लिखा है ये हमेशा वैलिड हो। ठीक है, तो बस इसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसका प्रूफ क्या है, उसने कहां से बताई ये चीज, तो उसने बताया यहां से। उसने बोला कि भाई मान के चलो हमारे पास एक वायर है, ये रहा हमारे पास एक वायर, अगर इसमें करंट है आई, और इमेजिन कि ये जो वायर है ये किसी लूप से पास हो रहा है, किसी लूप से थ्रेड कर रहा है, इसको बोलते हैं थ्रेड करना, उसमें घुस करके इस तरीके से बाहर निकल जाना। दो टर्म्स होती हैं, एक होता है करंट पास होना और एक होता है करंट थ्रेड होना। अगर मैं बोलता कि इस लूप में करंट पास हो रहा है, इसका मतलब है कि इस लूप के अंदर करंट चल रहा है इस तरीके से, ऐसे, फिर करंट यहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं कि करंट इस लूप से पास हो रहा है। जबकि उसने बोला है कि लूप थ्रेड करेगा, तो थ्रेड करने का मतलब है उस लूप में से एकदम आर पार हो जाना। जैसे सुई सुई और कपड़ा होता है ना, सुई कपड़े में से एकदम आर पार हो जाती है, बस ऐसे इसी तरीके से ये जो करंट है वो इस लूप से एकदम आर पार हो चुका, इधर से घुसा और इधर से बाहर निकला। क्लियर। और ये लूप जो होगा वो एक इमेजिनरी लूप है जिसका नाम होता है एम्पीरियन लूप। ये तुम कोई भी शेप का कोई भी साइज का ले सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्पीरियन लूप, बस आई का मतलब ध्यान रखना, आई का मतलब होता है नेट करंट थ्रेडिंग द लूप। मान लिया एक करंट इसमें ऊपर है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक करंट इसमें ऊपर है 5 एम्पियर, एक करंट इसमें नीचे है लूप में 3 एम्पियर, एक करंट इस लूप के बाहर है 10 एम्पियर। तो बाहर वाले करंट को तो नहीं देखना, ये जो लूप के अंदर करंट है इसका रिजल्टेंट कर देना, ऊपर 5 नीचे 3, तो ये आई की जगह कितना आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए भी काफी चीजें बता दी मैंने तुम्हें। हालांकि हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं तो अपने प्रूफ पे आ जाते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे छोटी क्लास में करते थे ना, एलएचएस लो, आरएचएस को लो, सॉल्व करो, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से करेंगे। मैं एलएचएस लेकर के चल रहा हूँ, एलएचएस। एलएचएस क्या है, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू, डॉट अगर हटाओगे क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, पी और डीएल। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्या है, लूप की लेंथ। डीएल मतलब लूप के ऊपर कोई छोटी सी लेंथ। देख लो ये रहा हमारा लूप, इसके ऊपर कोई छोटी सी लेंथ कंसीडर करो, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, कितनी लेंथ को कंसीडर कर लो, डी एल। और मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम नोटिस करो, यार मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसी लूप के ऊपर ऊपर चलेगा। राइट हैंड रूल लगाओ ना, हमको रखो करंट की डायरेक्शन में, ये हो चुका तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, हमको रखा करंट की डायरेक्शन में, ये हो चुका मैग्नेटिक फील्ड, और यही लूप की लेंथ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। समझ आया, कॉस जीरो की वैल्यू कितना होती है, 1। क्या तुम्हें बी का फॉर्मूला याद है, बिल्कुल याद है। वायर के लिए बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये वायर के लिए फॉर्मूला होता है जो कि बायो सावर्ट से हम लोगों ने प्रूफ किया था, मतलब इसका भी प्रूफ नहीं है सिलेबस में, खैर ये भी तुम्हें सीधा याद करना है। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के लिए वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, कॉस जीरो की वैल्यू 1, डीएल ऐसे रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल, यानी कि लूप की लेंथ, लूप की लेंथ कितना है 2 पाई आर, लूप ये सर्कुलर ही तो है, सर्किल की लेंथ कितना होती है 2 पाई आर। क्या मैं 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल कर दूं, बिल्कुल कर दो, क्या बचेगा म्यू नॉट आई।
यही तो है हमारा आंसर, इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, सिंपल एकदम। LHS लेके चलो, थोड़ी बहुत ये एक दो वैल्यू डालो मैग्नेटिक फील्ड की और थीटा की, सॉल्व करके सीधा आंसर एकदम। सबसे इजीएस्ट डेरिवेशन है इसका इस चैप्टर के अंदर, एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे वायर के इनसाइड और आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड ये हम लोग करेंगे फाइंड। मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं दोनों केस। पहला इनसाइड वायर और दूसरा आउटसाइड वायर। ठीक है, दोनों केस को ध्यान से समझना। आउटसाइड वायर, पहले मैं एक वायर बना लूं, बिल्कुल बना लो। तो ये रहा हमारा एक सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा, बना देते हैं, रुको। ये रहा हमारा एक वायर, ठीक है। चलो देखो, इस वायर में करंट था आई, में करंट जो है वो कितना है, आई। इस वायर की जो रेडियस है, मैं उसको ना ए मानकर चल रहा हूं। ठीक, इस वायर की रेडियस को ए मान के चल रहा हूँ। ए क्यों मान रहे हो, आर क्यों नहीं मान रहे? भाई आर का मतलब कुछ और है, क्या मतलब है उसका, प्लीज बताते हैं। वायर के तुम्हें जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यार इसको आउटसाइड आउटसाइड कर दो, इनसाइड वाले का थोड़ा सा बड़ा वायर बनाएंगे, ठीक है। हाँ सुनो, जहां पर भी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वायर की वजह से या किसी की भी वजह से, और तुम चाहते हो कि एम्पियर्स लॉ की हेल्प से फाइंड करो, सबसे पहला काम तुम लोगों को एक लूप बनाना ही पड़ेगा, जिसको नाम दिया हमने एम्पीरियन लूप। अगर तुम एम्पियर्स लॉ लगाना चाहते हो तो एक एम्पीरियन लूप तो बनाना पड़ेगा, उसके बिना तो लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, कैसे बनाओगे एम्पीरियन लूप, वहां पे बनाओगे जहां पे वो हमसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोले, वहां पर एक एम्पीरियन लूप अपनी एंड से बना लेना। जैसे उसने बोला है कि भाई वायर के बाहर निकालो मैग्नेटिक फील्ड, मैं वायर के बाहर क्या करूंगा, एक लूप बना लूंगा। और अब मुझे वायर से कोई मतलब नहीं, मुझे इस लूप से मतलब है। हमने एक लूप बनाया और इसकी रेडियस कंसीडर की आर। अब एम्पियर्स लॉ लगाओ और इस लूप के लिए यूज करो, और फिर सॉल्व वॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ऐसे लिखोगे। अब तो मैं एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, प्रूफ तो हो चुका हमारा कि एम्पियर्स लॉ आया कैसे था। अब मुझे अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बात समझ आ रही है? जब हमने प्रूफ किया था, प्रूफ करते टाइम मैग्नेटिक फील्ड हमें याद है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अब उल्टा है, प्रूफ हमें पता है कि भाई ये प्रूफ हो चुका, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, इसी डेरिवेशन को मुझे उल्टा करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रूफ करने के लिए बोला है या फाइंड करने के लिए बोला है, आउटसाइड वायर के लिए। कर देते हैं जल्दी से। डॉट हटाओगे क्या लग जाएगा, कॉस लग जाएगा। कॉस का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, बिल्कुल सेम लॉजिक से। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा सर्किल की फॉर्म में। और जो हमारा लूप है, ये जो रेड वाला है रेडियस आर का, वो भी तो इस तरीके से बना रखा है हमने। एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का, जीरो। बी तो हमें फाइंड करना था अब की बार, म्यू नॉट आई, डीएल का इंटीग्रेशन एल, एल मतलब 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड पता था, कहां से पता था, ये पता था हमें बायो सावर्ट लॉ से। एक डेरिवेशन होता था पहले, अब सीबीएसई में है नहीं वो डेरिवेशन, क्या बोलते हैं, बायो सावर्ट लॉ से भी तुम मैग्नेटिक फील्ड वायर के आउटसाइड निकाल सकते हो। तो वो हम बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से हमने निकाला, इतनी वैल्यू आई थी। और हमने एम्पियर्स लॉ प्रूफ करते हुए बोल दिया कि भाई हमें ये पहले से याद है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें पहले से याद है, हम एम्पियर्स लॉ को इसकी हेल्प से प्रूफ कर देंगे, ये हमने कर दिया। क्वेश्चन है कि भाई वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो एम्पियर्स लॉ की हेल्प से, यानी बी हमें नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है और एम्पियर्स लॉ की हेल्प से करना है, एम्पियर्स लॉ हमें पता है। तो इन दोनों डेरिवेशन में कंफ्यूज मत हो जाना, एक में बी निकालना है और एक में बी हमें याद है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो वायर के आउटसाइड, सॉरी इनसाइड, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, सिमिलर डेरिवेशन है बट थोड़ा सा इसके अंदर एक चेंज है।
वो मैं बताता हूँ क्या चेंज है, इसको ध्यान से सुनना थोड़ा। ठीक है, एक वायर बना लें फिर से, पर इसका जो वायर है थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज तुम्हें नोटिस करनी है, तो ध्यान से सुनना। ये हो चुका हम लोगों का एक बड़ा सा वायर। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से इसको। सेम प्रोसेस, इसमें भी करंट कितना गया अंदर, आई। रेडियस कितना है इसकी, ए। यहां तक तो भाई कोई चेंज है नहीं। अब हमें एम्पियर्स लॉ लगाना है। एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए क्या करोगे, तुम बोलोगे अगर तुम्हें इसमें एम्पियर्स लॉ लगाना है तो जहां भी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां पर एक लूप तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक लूप बना दो, मुझे वायर के इनसाइड चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो वायर के इनसाइड क्या करोगे, लूप ड्रॉ कर लोगे और उस लूप की रेडियस कितना बोलोगे, आर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, एम्पियर्स लॉ लगाना चाहते हैं हम लोग, लगा सकते हैं। बी डॉट डीएल इक्वल्स म्यू नॉट आई। डॉट हटाओगे क्या लग जाएगा, कॉस। एंगल फिर से जीरो, सेम रीजन, म्यू नॉट आई। कॉस जीरो की वैल्यू 1। बी तो हमें चाहिए था, उसको बाहर निकाल दो। और डी एल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा लेंथ, किसकी लेंथ, लूप की लेंथ। लूप की लेंथ कितना है, 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा फिर से हमारा, ये आ जाएगा। बट एक इसमें छोटा सा चेंज है, वो क्या, देखो ये जो आई लिखा है, आई का मतलब लूप में करंट कितना थ्रेड करेगा, लूप में करंट कितना घुस जाएगा। तो क्या लूप में आई करंट जा रहा है, तुम बोलोगे नहीं। क्यों, ये जो आई करंट है ये तो इस पूरे वायर में जा रहा है। इस पूरे वायर का करंट है आई, ऐसे आ रहा है करंट आई, इस पूरे वायर में जा रहा है, ब्लैक ये जो पोर्शन है पूरा। क्या तुम्हें ये चाहिए, नहीं, हमें तो सिर्फ लूप का करंट चाहिए, इतना करंट। तो यार ये तो निकालना पड़ेगा हमें अलग से। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आई नहीं लिखोगे। लेफ्ट वाले केस में देखो, हमें इस लूप का करंट चाहिए, इस रेड वाले लूप का करंट चाहिए, तो इस रेड वाले लूप में कितना करंट घुस रहा है, ये पूरा करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। आई को हमने आई रहने दिया, क्या यहाँ पे आई को आई रहने दोगे, नहीं। आई जो करंट है वो इस पूरे ब्लैक पोर्शन से जा रहा है, इस पूरे से, ये जो ब्लैक बाउंड्री है इस पूरे से अंदर इसमें घुस रहा है। बट मुझे यार सिर्फ अंदर का करंट चाहिए, मैं तो लूप के लिए लगा रहा हूँ ना एम्पियर्स लॉ, मुझे सिर्फ ये करंट चाहिए। यार उसके लिए क्या करें फिर, देख लो उसके लिए क्या करते हैं। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर पाई ए स्क्वायर में, प्रॉपर लिख देता हूं, रुको मैं लैंग्वेज के साथ यहां लिख देता हूं, ठीक है। करंट थ्रेडिंग, पासिंग मत लिख देना, पासिंग का मतलब हो जाएगा उसके अंदर अंदर चल रहा है इस तरीके से, बाउंड्री बाउंड्री पे करंट। करंट थ्रेडिंग थ्रू पाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। तो अगर मैं ये ब्लैक वाले एरिया की बात करूं, इस एरिया की बात करूं, ये एरिया कितना है, तुम बोलोगे पाई ए स्क्वायर। यही होता है ना पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, आर मतलब रेडियस जो कि कितना है ए। तो पाई ए स्क्वायर, इस पूरे एरिया में करंट कितना है, तुम बोलोगे आई करंट है, तो लिख दिया मैंने करंट थ्रेडिंग थ्रू पाई ए स्क्वायर, वो है आई। तुम्हें करंट किससे चाहिए, तुम्हें करंट चाहिए इससे, पाई आर स्क्वायर से। इसमें कितना करंट जा रहा है, तो यहाँ पे पर यूनिट मेथड लगा दो। करंट थ्रेडिंग थ्रू यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से करंट कितना पास होगा, तो डिवाइड कर दोगे इसको। यही करते हो ना पर यूनिट मेथड में। अगर भाई इतने एरिया से करंट है आई, मैं पूछूं एक यूनिट एरिया से करंट कितना है, तुम बोलोगे डिवाइड कर दो। मैं बोलूं फिर तुमसे करंट थ्रेडिंग थ्रू पाई आर स्क्वायर एरिया, इतने एरिया से करंट कितना पास होगा, तुम बोलोगे मल्टीप्लाई कर दो इसको पाई आर स्क्वायर से। आप एरिया भी लिख देना, एरिया इक्वल्स टू, अगर एक यूनिट एरिया का करंट ये है, ठीक है, एक यूनिट एरिया में करंट ये है, पाई आर स्क्वायर एरिया, इसमें करंट कितना है, कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं पर यूनिट मेथड। यहां तक बात क्लियर, बस इसको मैं आई डैश नाम दे रहा हूं इस करंट को, जो कि पाई आर स्क्वायर से पास हुआ, और हमें यहाँ पर आई डैश ही लिखना था। और क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देना भाई आई डैश का मतलब ये है, यहाँ पर मैंने लिख दिया आई डैश का मतलब वो करंट जो पाई आर स्क्वायर एरिया, इतने एरिया से पास हुआ। सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व क्या ही करना, पाई से पाई ही तो कैंसिल होगा। ये आई डैश की जो वैल्यू है
अपनी इक्वेशन 1 में उठा के डाल दो, सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, देख लेते हैं यहाँ से। ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, b इंटू टू पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश, b इंटू टू पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश तो हम निकाल चुके हैं, ये लिखा ऊपर आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आर से आर कैंसिल, वाह बहुत ज्यादा कैंसिल कर दिया तुमने तो। म्यू नॉट अपॉन में टू पाई आई आर अपॉन में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वायर के इनसाइड। क्लियर है डेरिवेशन। एक छोटा सा ग्राफ और बता दूं साथ में, देखो मैं दोनों फॉर्मूले को नोटिस करो। अगर मैग्नेटिक फील्ड वायर के आउटसाइड है, बी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मैग्नेट ये क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड तुम इनसाइड फाइंड कर रहे हो तो बी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना हो, ग्राफ कैसे बनाओगे देख लेते हैं, ग्राफ को भी सिर्फ देख लें। ग्राफ बिटवीन बी एंड आर, बी और आर के बीच का ग्राफ, इसको देख लें। ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, वाई एक्सिस पे बी, एक्स एक्सिस पे हमारा आर, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा ऐसे ग्राफ, डी और आर। वायर की रेडियस कितना थी ए, कहीं पे पॉइंट बना लेते हैं ए। भाई आर जो है कभी ना कभी तो एक इक्वल होगा ना, डिस्टेंस जो होगी कभी ना कभी एक इक्वल होगी। तुमने सेंटर से चलना स्टार्ट किया, आर कितना है अभी 0, फिर चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, डिस्टेंस अब कितना है ए, कहीं पर तो तुम ए पे जाके रुकोगे। हम 0 से आगे तक का पूरा ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो जब तक तुम 0 से ए तक के बीच में नहीं पहुंचे, तक तुम 0 से ए तक पहुंचे, ठीक है। तो 0 से ए तक की अगर मैं बात करूं, तब तो तुम लोग तो वायर के अंदर खड़े हो ना, फिर वायर के अगर अंदर खड़े हो तो बी और आर में क्या रिलेशन है, तुम बोलोगे ये रिलेशन है, बी और आर प्रोपोर्शनल है। मैं ऐसा बोल दूं, जब तक मैं 0 और ए के बीच में हूं, यानी वायर के अंदर हूं, तब बी और आर होंगे प्रोपोर्शनल। वही चीज मैंने ग्राफ में तुम्हें शो करी, जब तक मैं 0 और ए के बीच में था तक ये बी और आर प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल का ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ। जैसे ही तुम ए से बाहर निकले, जैसे ही हम लोग ए से बाहर निकले, आ जाओ जरा, जैसे ही हम लोग ए से बाहर निकले तुरंत वायर के बाहर पहुंच गए। जैसे ही वायर के बाहर पहुंचे बी और आर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। इनवर्सली का ग्राफ कैसे आता है, इस तरीके से नीचे की तरफ। इस शेप का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ए के बाद जो बना रहा हूं ना ऐसे नीचे की तरफ को, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ क्लियर इसका, बस ये इसका ग्राफ हो गया, डेरिवेशन हो गया सिंपल सिंपल। उसके लिखने की प्रैक्टिस कर लेना 2-4 बार। बाकी और डेरिवेशंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब हम लोग करेंगे लॉरेंज फोर्स के अंदर जो 3 केसेस थे, होते थे ना, थीटा 0 तो पैरेलल हो जाएगी पाथ, थीटा थीटा 90 सर्कुलर पाथ हो जाएगी, और थीटा अगर आर्बिट्रेरी होगा तो हेलिकल मोशन हो जाएगा। तो हम वो सारे डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद का भी 1-2 डेरिवेशन देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब इसकी प्रैक्टिस करना, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।